whether hazardous industries be allowed to operate in densely populated areas? If they are allowed to work in such areas, should there be regulating mechanism? How is the liability and amount of compensation determined? What is the scope of Article 32 of the Constitution? क्या घनी आबादी वाले क्षेत्रों में खतरनाक उद्योगों को संचालित करने की अनुमति है? अगर उन्हें ऐसे क्षेत्रों में काम करने की अनुमति दी जाती है तो क्या वहां रेगुलेटिंग मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? मुआवजे की देनदारी और राशि कैसे निर्धारित की जाती है? संविधान के अनुच्छेद 32 का दायरा किया है। इन महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों को, संवैधानिक एवं पर्यावरणीय समस्या संबंधित प्रश्नों को यहाँ समझने हेतु हमें ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर इस पर्टिकुलर विशेष श्रृंखला के आज के 13वें उपाख्यान में एक सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला देखना है, जो अपने आप में भारत में एक पर्यावरण कानून के रूप में उभरा एवं भारत के इतिहास में सर्वप्रथम बार कोई प्रदूषण को लेकर किसी उद्योग को जिम्मेदार ठहराया हो और उस प्रदूषण से हुए जो नुकसान, उससे जो हुआ नुकसान है उसकी भरपाई भी उसके द्वारा की गई हो। तो अपने आप में यह एक माइलस्टोन जजमेंट है जो हमें यहाँ इस प्लेटफॉर्म के तहत देखना है। आज इस माध्यम से हम लोग एमसी मेहता यानी कि महेश चंद्र मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1986 का मामला देखेंगे, जिनमें एमसी मेहता पिटिशनर थे एवं यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स जो थे वे रिस्पोंडेंट थे। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आप सभी का स्वागत है ग्रोथ माउंट यूपीएससी के इस यूट्यूब मंच पर। साथ ही आप हमारे साथ अन्य प्लेटफॉर्म के तहत भी जुड़ सकते हैं, जिनमें प्रमुख है हमारी वेबसाइट, जहां आपको एग्जामिनेशन रिलेटेड जो पूरा कंटेंट है उससे एक्सेस मिलेगा। ये सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग वहाँ ऑलरेडी है। साथ ही आप कोई भी माध्यम के हो, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के हो चाहे आप हिंदी माध्यम के हो, वहाँ से चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। वहाँ आप पीडीएफ के रूप में भी चीज़ों को डाउनलोड कर सकेंगे इस यह सारे कंटेंट को। तो आपकी नोट्स भी वहाँ से आसानी से बन सकती है। तो आप आज ही हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ रजिस्टर कीजिए। प्लस आप हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि मेनली इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ आप जुड़ के हमारे साथ अपडेट रह सकते हैं, क्योंकि यहीं हम लोग चीज़ों की घोषणा करते हैं और यही हमारी जो पूरी योजना है उसको यहाँ सार्वजनिक बनाते हैं। तो आप हमारे साथ यहाँ से अपडेट रह सकते हैं। रही बात इस माध्यम की जिसके तहत हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं, तो आप इस माध्यम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको अनुरोध करूँगा कि जो सीरियस छात्र है, जिनको संधि सेवा की परीक्षा की तैयारी करनी है या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करनी है और उनमें भी सामान्य अभ्यास का अध्ययन करना है, तो आप उन्हें हमारी चैनल का रेफरेंस दीजिए, हम उनको उपयोगी होंगे। अब शुरू करेंगे मूल बात, जिनमें इंट्रोडक्शन से बात शुरू करनी है। एक हमारी मोडस ऑपरेंडी है जो हमने तय की है, जिसके तहत ही पूरे मामलों को हम लोग देखते हैं। जिनमें सबसे प्रथम बिंदु है इंट्रोडक्शन। कहा गया है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ऑल्सो नोन एज ओलियम गैस केस या ओलियम गैस लीक केस, इज अ लैंडमार्क जजमेंट दैट चेंज्ड द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल लॉ या एनवायरमेंट लॉ इन इंडिया, यानी कि पर्यावरण संबंधी या पर्यावरणीय कानून। ठीक है, इसका पूरा स्कोप जो है, उसका पूरा दायरा जो है भारत के संदर्भ में, वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने बदल दिया। एमसी मेहता वाज अ पिटिशनर इन यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वे रिस्पोंडेंट, यानी कि महेश चंद्र मेहता याचिकाकर्ता थे, जिन्होंने यह बात न्यायपालिका के तक रखी एवं जो भारतीय संघ था कुछ अन्य पक्षों के साथ, वो यहाँ इस मामले में प्रतिवादी था। अब बैकग्राउंड की बात करें कि कैसे यह मुद्दा पूरा डेवलप हुआ और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, अलग अलग बिंदुओं के तहत हमें देखना पड़ेगा। जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडरी ऑफ दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड वाज मैन्युफैक्चरिंग कास्टिक क्लोरीन एंड ओलियम। देखिए, ओलियम जो है ये एक अपने आप में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो मेनली सल्फर ट्राइऑक्साइड कंटेन करता है, जो अपने आप में ह्यूमन एवं अन्य प्राणियों के लिए बहुत ही नुकसानकारक होता है, डेंजर होता है। तो यहाँ इस कंपनी के द्वारा, जो कि अपने आप में दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड की सब्सिडरी थी, एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी थी, श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर, जो अपने यहाँ कास्टिक क्लोरीन एवं ओलियम का उत्पादन करते थे। द कंपनी वॉज बेस्ड इन दिल्ली। द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द कंपनी वर सराउंडेड बाय डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। अब क्योंकि जहाँ कंपनी बसी थी उसके आजू बाजू का जो क्षेत्र था वो बहुत ही घनी आबादी वाला था, बहुत ही गीच आबादी वाला था।
महेशचंद्र मेहता एन अटर्नी यानी कि वकील फाइल्ड ए writ पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 seeking a direction for the closure of various units of Sri Ram Food and Fertilizer on the grounds that they were hazardous to the community under article 32, which means constitutional remedies. As we all know, जिनके तहत हम लोग writ कर सकते हैं, writ application फाइल कर सकते हैं डायरेक्ट विथ सुप्रीम कोर्ट. There are 5 types of writs as well, ठीक है, जिनका जिक्र हम लोग यह नहीं करेंगे, मगर यह एक व्यवस्था है जो भारतीय संविधान ने प्रस्थापित की है. तो इस पूरे ढांचे का उपयोग करते हुए महेशचंद्र मेहता नामक एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी और बताया कि भाई जो श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर के जो यूनिट है, प्रोड्यूसिंग यूनिट है, उनको तत्काल रूप से बंद किया जाए, क्योंकि वहाँ जो आजू बाजू जो बसने वाली आबादी है, जो समूह है, जो मानव समूह है, उनको नुकसान करता है. तो यह जल्द से जल्द त्वरित ही इन उद्योगों को बंद किया जाए. During the pendency of the petition, there was a leakage of oleum gas from the units of Shriram Food and Fertilizer. Delhi Legal Aid and Advice Board and the Delhi Bar Association filed application for the award of compensation. Yes. Meanwhile, जब जो writ petition जो कि MC मेहता यानी कि महेशचंद्र मेहता के द्वारा फाइल की गई थी, which was a preventive step, तो जब वो अभी ऑन बोर्ड नहीं ली थी सुप्रीम कोर्ट ने, which was pending in front of सुप्रीम कोर्ट, तो meanwhile उसी समय इस जो है पर्टिकुलर उद्योग से ओलियम गैस लीक हुआ, जिनकी बदौलत काफ़ी सारा नुकसान हुआ. अगल बगल वाले जो रहने जो ड्वेलिंग स्पेसेस थी, जहाँ लोग रहते थे, जो कम्युनिटीज़ रहती थी, उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ. तो मीनवाइल यह सारे पक्ष, जिनमें एक दिल्ली एड, लीगल एड है, दिल्ली बार एसोसिएशन है, ठीक है, एडवाइस बोर्ड है, तो इन सारे लोगों ने भी इस कंपनी से कंपनसेशन मांगा इन फ्रंट ऑफ दिस डैमेज, और वे भी जो है अपने आप में न्यायपालिका की शरण में आए. 3 judges bench of the Supreme Court permitted Shriram Food and Fertilizer to restart its plant subject to certain conditions. However, it referred to the application for compensation to the larger bench of 5 judges as it involved the following issues of constitutional importance. Yes. Meanwhile, 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने, 3 न्यायाधीशों की एक पीठ ने यह कहा कि भाई श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर जो है वो कुछ शर्तों के अधीन शुरू हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर यह जो पूरा मामला है वो जो है एक बड़ी पीठ को वे रेफर कर रहे थे. बड़ी पीठ की एक एडवाइस इस मामले में चाहिए थी, क्योंकि यहाँ इस मामले में अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ राइट टू लाइफ की बात आएगी. अगर ये डेंजरस है आजू बाजू की कम्युनिटी के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन के लिए, तो ये अपने आप में संवैधानिक मौलिक अधिकार का बात है या उनकी बात है. तो यहाँ इसीलिए यह पूरी बेंच ने एक बड़ी बेंच को यह पूरा केस रेफर कर दिया. अब बारी है तर्क और वितर्कों की. जैसे हमने पूरा इंट्रोडक्शन देखा, बैकग्राउंड देखा कि कैसे यह पूरा मामला डेवलप हुआ और सुप्रीम कोर्ट के सामने आया. अब तर्क देखिए दोनों पक्षों ने दिए हैं. सबसे प्रथम, श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर ऑब्जेक्टेड बाय सेइंग दैट द कोर्ट्स शुड नॉट प्रोसीड टू डिसाइड दिस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज since the original writ petition did not make any claim for compensation. Yes. यहाँ श्रीराम यानी कि जो प्रतिवादी थे, ठीक है, उनके द्वारा यह एक तर्क रखा गया कि भाई यहाँ कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है, कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि वे जो क्षतिपूर्ति के मामले हैं, जो क्षतिपूर्ति का दावा है, उनके ऊपर अपना विचार करे, क्योंकि जो मूलभूत याचिका थी, जो ओरिजिनल रिट पिटीशन थी, उसमें कंपेंसेशन की कोई बात नहीं है. मगर मीनवाइल व्हेन इट वाज जो है व्हेन इट वाज पेंडिंग इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यह ट्रेजेडी हुई, गैस लीक हुआ, ओलियम गैस लीक हुआ, जिससे नुकसान हुआ, और अन्य पक्षों ने भी अब कंपेंसेशन कर दिया है. तो यहाँ उन्होंने पहला तर्क ये रखा कि भाई ओरिजिनल रिट पिटीशन में देयर इज नो क्लेम फॉर एनी टाइप ऑफ कंपेंसेशन, सो कोर्ट शुड नॉट कंसिडर इट. दूसरा बिंदु, they also submitted the escape of oleum gas took place subsequent to the filing of the writ petition. The petitioner could have applied for the amendment of writ petition so as to include a claim for compensation for the victims of oleum gas, but no such application for amendment was made. Yes, यहाँ उन्होंने यही बताया कि भाई जैसे ही writ petition दाखिल की गई श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर के खिलाफ अपने उद्योगों को बंद करने के लिए, क्योंकि वे आजू बाजू के अगल बगल के समूहों को, मानव वसाहतों को नुकसान कर रहे हैं, तो उसी के तत्पश्चात त्वरित ही ओलियम गैस लीक हुआ. तो यहाँ
कहा गया है रिस्पोंडेंट के द्वारा, प्रतिवादी के द्वारा, कि भाई यहाँ याचिकाकर्ता के पास पर्याप्त समय था कि वो अपनी याचिका में सुधार कर सके, अपने याचिका में यह जो हादसा हुआ है इससे जो पीड़ित लोग हैं उनकी क्षतिपूर्ति के लिए बात कर सके, मगर ऐसी कोई एप्लीकेशन यहाँ अमेंडमेंट के लिए पिटीशन के हासिल नहीं की गई है, जिनका मतलब ये है कि भाई कंपेंसेशन जो है वो यहाँ मूल मुद्दा है ही नहीं। Therefore, these constitutional issues did not arise for the consideration. Shriram Food and Fertilizer cautioned against expanding Article 12 so as to bring within its ambit private corporations. ठीक है, उन्होंने आर्टिकल 12 का जिक्र किया और उन्होंने आर्टिकल 12 के स्कोप को लिमिटेड बताया। ठीक है, आर्टिकल 12 का स्कोप है राज्य, या आर्टिकल 12 बात करता है राज्य की, तो उन्होंने राज्य के स्कोप को छोटा बताया। It contended that control or regulation of a private corporation functions by the state under statutory law is only the power of regulation by the state. ठीक है, उन्होंने यही बताया कि भाई यहाँ जो प्राइवेट कॉरपोरेशन का कंट्रोल एंड रेगुलेशन है सरकार के हाथ में, ये मात्र और मात्र स्टेच्यूटरी है और इसका एप्लीकेशन जो है वो भी एक जो है रेगुलेशन के रूप में ही होना चाहिए। अन्य कोई चीज़ों के अंदर दखलंदाजी करने का सरकारी कोई अधिकार नहीं है, ऐसा पक्ष यहाँ प्रतिवादी ने रखा। Such regulation does not convert the activity of the private corporation into that of the state. On the other hand, the petitioners argued that a sizable aid in loan, land and other facilities were granted by the government of Shri Ram Food Fertilizer in carrying the industry. Yes, यहाँ petitioner ने ये बात रखी कि भाई ठीक है, आप बता रहे हैं कि भाई प्राइवेट कॉरपोरेशन जो है वो प्राइवेट ही रहेगा, सरकारी जो है उसमें रेगुलेशन करके वो सरकारी मालिकी का नहीं बन जाएगा, मगर यहाँ याचिकाकर्ताओं के द्वारा कहा गया कि भाई जो श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर को जो सहायता मिल रही है, जो वित्त सहायता मिल रही है, जो ऋण मिल रहा है, वो सारी चीज़ें सरकार के द्वारा ही मिल रही है और इतनी अधिक मिल रही है कि यहाँ सरकार को मालिक गिना जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। एनी प्राइवेट एक्टिविटी इफ सपोर्टेड, कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द स्टेट वुड बी सब्जेक्ट टू द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रेंट ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट। यस, कोई भी ऐसी प्राइवेट एक्टिविटी, कोई भी ऐसी निजी प्रक्रिया जिनको सरकार सहायता कर रही है, जिनको सरकार मान्यता दे रही है और जिनको सरकार नियमन कर रही है, जिनका विनियमन कर रही है, रेगुलेशन कर रही है, ऐसी कोई भी प्रवृत्ति अपने आप में सामान्य प्रवृत्ति ही कहलाएगी जो राज्य सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा की जाती है। तो इसमें कोई प्राइवेट या पब्लिक का भेद होता नहीं है। अब आर्टिकल 12 के बारे में यहाँ एक हमें अलग से टिप्पणी दी गई है कि भाई यह आर्टिकल 12 होता क्या है, तो उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है कि भाई स्टेट क्या है, और यहाँ राज्य यानी कि जो भारतीय संघ के जो राज्य है उनकी परिभाषा नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। राज्य यानी कि राष्ट्र, ठीक है, ये तो हम राज्य, हमारे स्टेट्स को राज्य कहते हैं, अन्यथा स्टेट को एक नेशन स्टेट की उदाहरणा की बात की गई है यहाँ। स्टेट यानी कि राज्य नहीं, मगर स्टेट यानी कि नेशन स्टेट। Article 12 states that the state includes the government and parliament of India and the government and the legislature of each of the state and of local and other authorities within the territory of India and under the control of government of India. Yes. राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है? तो राज्य यह है कि भाई पार्लियामेंट एवं जो लेजिस्लेचर है, गवर्नमेंट है एवं जो लेजिस्लेचर है वो तो सरकार या राज्य का भाग यही है। राज्य की जो लेजिस्लेचर है वो भी राज्य का ही भाग है, वो भी स्टेट का ही भाग है, और इनके द्वारा मैनेज्ड, इनके द्वारा जिनका प्रबंधन किया जाता है, जिनका प्रशासन किया जाता है, वो सारी चीज़ें अपने आप में राज्य की अवधारणा में ही आएगी, उनमें ही समाहित रहेगी। तो ये अपने आप में स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, स्टेट का स्कोप है। अब आगे हमें लीगल इश्यूज इन्वॉल्व देखने हैं, कुछ जो हमने प्रश्न देखे इस उपाख्यान के शुरुआत में ही, उससे प्लस कुछ यहाँ और अन्य अधिक ऐसे प्रश्न है जो यहाँ इस पूरे मामले में सामने आए हैं, जिनका निराकरण सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ही होना तय है। प्रथम उसमें प्रश्न वो कहता है कि वेदर लेटर्स एड्रेस्ड इवन टू एन इंडिविजुअल जज एंटरटेनेबल। यस, क्या मात्र एक ही न्यायाधीश को आप अगर पत्र लिखोगे, ठीक है, तो क्या आपकी वो रिट पिटीशन गिनी जाएगी? वेदर दैट advise, whether that letter to an individual judge is as said here entertainable.
क्या उसके ऊपर कोई सुनवाई की जा सकती है, क्या उसे ध्यान में लिया जा सकता है, दूसरी भाषा में अगर बताया तो। दूसरा बिंदु कहता है कि व्हाट इज द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 21। यस, आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ। सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, विशेष करके इस संवैधानिक धारा को लेकर, यह भी यहां एक प्रश्न था। Whether Article 21 is available against Shri Ram Food Fertilizer, which is owned by Delhi Cloth Limited, a public company. और आखिरी प्रश्न था कि what is the measure of liability of an enterprise which is engaged in hazardous industry if accident occurs, person dies or injured. Yes, यहाँ एक दायित्व भी तय करना था कि भाई कोई भी ऐसी इंडस्ट्री, कोई भी ऐसा उद्योग जो हानिकारक है, hazardous, खतरनाक है, डेंजरस है, तो जब वहाँ एक्सीडेंट हो, जब वहाँ अकस्मात हो, तो कोई भी जो नुकसान हुआ है, चाहे वो इंजरी का हो, चाहे वो जो कैजुअलिटी का हो, तो वो नुकसान की क्षतिपूर्ति कैसे की जाएगी वो भी यहाँ स्पष्ट करना था। तो कुल मिलाकर ऐसे 4 और संवैधानिक प्रश्न या ऐसे कानूनी प्रश्न हमारे सामने थे। अब जजमेंट की बारी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह पूरा मुद्दा देखा, मुद्दे संबंधित साक्ष्यों का अध्ययन किया, उसका अभ्यास किया। अब एक फैसले को लेकर वे हमारे सामने आया है, जिनमें बिंदुवार बिंदुओं में देखना है। सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि ऑन द इश्यू ऑफ लेटर एड्रेस्ड टू द कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ ए पर्सन हु बाय रीजन ऑफ पॉवर्टी और डिसेबिलिटी और सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पोजीशन कैनॉट अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस, it would be open to any public spirited individual to bring an action for vindication of the fundamental or other legal right of such individual, and this can be done not only by filing regular writ petition under article 226 in the high court and under article 32 in the court, but also by addressing a letter to the court. yes, माननीय कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी मिसाल यहाँ कायम की और उन्होंने बताया कि भाई देखिए, गरीबी के कारण और शैक्षणिकता के कारण या किसी भी किस्म की अन्य असक्षमता के कारण अगर कोई व्यक्ति अपने न्याय के लिए न्यायपालिका तक नहीं पहुंच पाता किसी भी कारणवश, तो इन दैट केस कोई भी ऐसा पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक हित चाहता है, जो अन्य लोगों की भलाई चाहता है, वो कोर्ट को जो है कोर्ट के सामने यह पूरा मुद्दा रख सकता है ऑन बिहाफ ऑफ दैट विक्टिम, क्योंकि वो न्यायपालिका तक पहुंच नहीं पाया, वो अदालत तक पहुंच नहीं पाया कोई भी कारणवश। साथ ही कोर्ट ने यह भी नोटिस किया कि भाई 2 रास्ते हैं। एक तो रिट पिटीशन इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट वाया आर्टिकल 332 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिनमें 5 रिट है, और एक रास्ता है हाईकोर्ट तक पहुंचने का, जो आर्टिकल 226 से होते गुजरता है भारतीय संविधान की। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि भाई ये 2 तो है ही है, मगर मात्र एक पत्र से भी, मात्र एक न्यायाधीश को एक पत्र से भी यह पूरा मुद्दा अदालत के सामने, न्यायपालिका के सामने रखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो तर्क था प्रतिवादियों का, वो तो यहाँ शून्य हो गया कि भाई कोर्ट का एक्सेस न केवल आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 से है, मगर एक मात्र पत्र से भी है, जो कि किसी भी न्यायाधीश को अगर लिखा जाए तो। दूसरा बिंदु बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई even if a letter is addressed to an individual judge of the court, it should be entertained provided it by or on behalf of a person in custody or on behalf of a woman or child or a class or deprived or disadvantaged person. yes, तो यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई भले ही किसी एक निजी न्यायाधीश को पत्र लिखा हो, मगर उसको एंटरटेन करना न्यायपालिका का दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है, वो किया जाएगा। Accordingly, the Delhi Legal Aid and Advice Board was directed to take up the cases of all those who claimed to who suffered on account of oleum gas leak to file actions on their behalf on the appropriate court for claiming compensation. Yes, meanwhile यहाँ कोर्ट ने बता दिया दिल्ली लीगल एड एंड एडवाइस बोर्ड को कि भाई जितने भी यहाँ इस जो है अकस्मात से पीड़ित लोग हैं, अब आप उनके नाम एवं उनका जो एड्रेस है वो आप इकट्ठा करो, सबके बिहाफ से आप एक याचिका दायर कर सकते हो कोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो गई। ऑन द इश्यू ऑफ द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, court held that Article 32 lays an constitutional obligation on this court to protect the fundamental rights.
For this purpose, the courts has all incidental and ancillary powers, including the power to forge new remedies, design new strategies to enforce fundamental rights, in addition to issue order, give directions or issue writ for enforcement of the fundamental right. Yes, जब स्कोप की बात आई आर्टिकल 32 के, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भाई देखिए, संविधान ने धारा 32 के तहत यह दायित्व सर्वोच्च न्यायालय को दिया है कि भाई इन केस ऑफ एनी वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कोई मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास सब तरह के पावर है, सब तरह के, चाहे वो एंसिलरी पावर्स हो जैसे यहाँ लिखा है, चाहे वो इंसिडेंटल पावर्स हो, सभी किस्म की सत्ता है सर्वोच्च न्यायालय में निहित है जब बात आती है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि न केवल जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की शक्ति है फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन ना हो इसलिए, मगर नई रेमेडीज भी यहाँ कोर्ट एस्टेब्लिश कर सकता है, नई पूरी स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश कर सकता है कि फंडामेंटल राइट्स अगर फॉलो नहीं हो रहे हैं तो नई पूरी स्ट्रेटेजी बना दी जाए, बेसिक स्ट्रक्चर में भी जो है कुछ फेरफार किए जाए और एक नई व्यवस्था प्रस्तावित की जाए, तो ये भी शक्ति यहाँ सुप्रीम कोर्ट में है। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट्स की अगर कोई भी बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो सर्वशक्तिमान है। In other words, the Supreme Court held that its powers under Article 32 includes not only preventing the infringement of fundamental right but also providing relief against the breach of the fundamental right already committed. तो यहाँ मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, यही मात्र सत्ता नहीं है सुप्रीम कोर्ट की धारा 32 के तहत, भारतीय संविधान की धारा 32 के तहत, मगर अगर कोई भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया है तो उसकी क्षति पूर्ति का भी यहाँ अधिकार, उसका भी दायित्व सुप्रीम कोर्ट का है। वे उनके क्षति पूर्ति यानी कि कंपेंसेशन के लिए भी आदेश जारी कर सकते हैं। द एप्लीकेशन फॉर कंपेंसेशन इन द रिट पिटीशन वेयर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एनश्राइंड इन आर्टिकल 21। यस, यहाँ जो कंपेंसेशन की बात की गई, ऐसी हैजार्डियस एक्सीडेंट्स है, वो अपने आप में आर्टिकल 21 के साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है, राइट टू हेल्दी लाइफ की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ आर्टिकल 21 का पूरा मामला था स्पष्ट रूप से, जो कि एक अपने आप में मौलिक अधिकार है। Therefore, the court held that the application for compensation are maintained under Article 32, और इसीलिए जो कंपेंसेशन की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ कोर्ट उसे मान्य रखता है आर्टिकल 32 के तहत। The Supreme Court observed that in the past it has expanded the horizon of Article 12 primarily to inject respect of human rights and social conscience in the corporate structure. Thus, it includes private corporations whose activities have the potential to affecting the life and health of the people within the ambit of Article 12 and thus subject to the discipline of Article 21. Yes, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया कि भाई देखिए, आर्टिकल 12 का जो होराइजन है, उसका जो स्कोप है, वो जितना बढ़ा सकता है, जो जितना बढ़ाया जाए उतना कम है, यानी कि इट कैन ग्रो टू इनफाइनाइट। और उसमें भी जब मानव अधिकार की बात आए, सोशल कॉन्सेंस की बात आए, एक सामाजिक चेतना की बात आए, तब तो आर्टिकल 12 का स्कोप जो है वो बहुत ही ब्रॉड हो जाता है। और इसीलिए प्राइवेट कॉरपोरेशंस जैसी इकाइयाँ कि जो किसी भी मानव समूह को अपने आप में नुकसान करने जो है करने लायक कोई प्रवृत्ति में इन्वॉल्व हो, उनको यहाँ इस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के एम्बिट में लाता है, क्योंकि अपने आप में यहाँ ये सारी चीज़ें आर्टिकल 12 के तहत फॉल होती है और आर्टिकल 12 अपने आप में आर्टिकल 21 से नीचे है, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज राइट टू लाइफ। तो ये ऊपर है, ये इसके नीचे है, तो ये बात हमें यहाँ स्पष्ट करनी है। और ये पूरा जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भाई कोई भी हजार्डियस जो उद्योग है वो डेंस पॉपुलेटेड एरियाज में नहीं होना चाहिए, और अगर हुए भी तो जो रेगुलेटेड मैकेनिज्म है, एक इफेक्टिव रेगुलेटेड मैकेनिज्म एस्टेब्लिश होना चाहिए और उनका अमलीकरण भी अच्छी तरीके से होना चाहिए। सभी को अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंट बाई इन एनी ऑफ दिस हैजार्डियस इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज को भी कंपेंसेशन देना अनिवार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमें इसका इंपॉर्टेंस देखना है। सबसे प्रथम बिंदु है, इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट दैट चेंज द स्कोप ऑफ एनवायरमेंट लॉ इन इंडिया। यस, इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट, क्योंकि यहीं से कानून के इस पूरे क्षेत्र में पर्यावरण को मान्यता मिल गई, पर्यावरण का
कद जो है वो बढ़ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना आप में पर्यावरण को ध्यान में लिया और राइट टू लाइफ के लिए पर्यावरण स्वच्छ हो वो आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई। दूसरा बिंदु, कमिंग जस्ट 1 ईयर आफ्टर भोपाल डिजास्टर, महेश चंद्र मेहता केस sought to address and ratify the miscarriage of the justice of that time and reinstate faith in the judiciary. Yes, क्योंकि हमें मालूम है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी विच वॉज हैपन इन 1984 और उसमें न्याय जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो है देयर वर मेनी करप्शन एलिगेशंस एट द कंटेम्प्रेरी जो है मशीनरी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, या चाहे वो गवर्नमेंट हो। मगर यहाँ यह मामला भोपाल गैस ट्रेजेडी के 1 या 1.5 साल के बाद आया, तो यहाँ ये जुडिशरी के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि जो ट्रस्ट लॉस हुआ है पब्लिक का जुडिशरी में से, उसको फिर से यहाँ रीइंफोर्स करने का यह प्रयास किया और अपने आप में जो जस्टिस का मिसकैरेज हुआ था उसको भी रेटिफाई करने का इस फैसले से जुडिशरी ने यानी कि सर्वोच्च अदालत ने प्रयास किया और जो विक्टिम्स है उनके अधिकारों की बात की, उनको कंपेंसेशन देने के लिए इंडस्ट्रीज को मजबूर किया। फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंडस्ट्री वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एक्सीडेंट एंड फोर्स्ड टू पे कंपेंसेशन, सुप्रीम कोर्ट परफॉर्म्ड एन एक्स्ट्रा जुडिशरी रोल। यस, क्योंकि उन्होंने जो जुडिशरी रोल है वो तो 1984 के मामले में कर ही दिया था, जिनमें कंपेंसेशन नहीं दिया गया था। इंडस्ट्री वाज नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, मगर अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वे ऐसा मौका ही ढूंढ रहे थे जो यहाँ उनको ओलियम गैस लीक केस से मिल गया और इसमें उन्होंने जुडिशरी से थोड़ा ऊपर हटके एक ऐसा अभिनय दिया। The verdict was decided on taking into account the need for industrialization and the facts that accidents are unavoidable consequences of it. Yes, कोर्ट मानता था, जब कोर्ट ने यह फैसला दिया तो कोर्ट मान रहा था कि भाई औद्योगिकरण जो है वो अपने आप में आर्थिक विकास का, आर्थिक वृद्धि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है। तो हम इस रास्ते को तो छोड़ नहीं सकते, यानी कि औद्योगिकरण को रोक नहीं सकते। और अगर औद्योगिकरण होता है तो जो एक्सीडेंट्स है जो उसमें से एमर्ज होते हैं वो भी होंगे ही होंगे, मगर हमें ध्यान यही रखना है कि उनमें जो विक्टिम्स है, जो विक्टिम फैमिलीज है, उनको क्षतिपूर्ति पर्याप्त मात्रा में मिले, उनको कंपेंसेशन टाइमली मिले और इनफ मिले। तो यही चीज़ें देखकर सुप्रीम कोर्ट ने यह पूरा फैसला और यह पूरे फैसले का निर्णय किया था। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज मैं इस 13वें उपाख्यान में, इस महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे फैसले जिन्होंने संविधान के स्वरूप में फेरफार किया हो, आज के भारत के स्वरूप का निर्माण किया हो, जो इस श्रृंखला में देखने थे। और अपने आप में इस पूरे मामले में हमने एनवायरमेंटल लॉ का अब धीरे धीरे स्कोप भारत में बढ़ा वो देखा, साथ ही में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जो है वो आर्टिकल 12 से नीचे है वो भी देखा। और कोई भी प्राइवेट कॉरपोरेशन जो अपने आप में कोई भी ऐसी हजार्डियस एक्टिविटी कर रहे हो जो पब्लिक के लिए एज ए होल नुकसान कारक हो, सोसाइटी के लिए एज ए होल नुकसान कारक हो, वो स्टेट की परिभाषा में ही फॉल होंगे। तो ऐसा कुछ संवैधानिक सार के साथ हम यहाँ हमारे आज के इस उपाख्यान को समाप्त करते हैं। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे इसी उपाख्यान के एक और महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के मामलों के साथ, इन जो है संवैधानिक प्रश्नों के समस्याओं को देखने के लिए, ढूंढने के लिए। तो दीजिए इजाजत, देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। जय हिंद।